वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत हमने शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ को समझा था। आज अपनी बात करने वाले हैं शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ की। इसमें हम जानेंगे कि जब परिपथ यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ होगा उसमें केवल प्रेरकत्व यानी कि कुंडली लगी हुई होगी, तो कुंडली लगे होने के कारण तात्क्षणिक धारा कितनी बनेगी, कलांतर कितना बनेगा, या फेजर आरेख, ज्यावक्रीय आरेख किस प्रकार से बनेंगे, आवर्ती प्रतिरोध में किस प्रकार डिपेंड करेगी, इन सभी बातों को आज अपने समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपने पास एक परिपथ होगा, कौन सा? शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ होगा, जिसके लिए अपने यूँ मान लिया कि अपने पास एक कुंडली है इस प्रकार से, प्रेरकत्व L है मतलब, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और आरोपित वोल्टता का मान बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आरोपित वोल्टता हमेशा सबके लिए नियत रहेगी, V नोट साइन ओमेगा टी रहेगा। तो यहाँ पे प्रेरकत्व के सिरों पे कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी वो आपको पता होना चाहिए। और प्रेरकत्व के सिरों पे बच्चों जो भी वोल्टता उत्पन्न होती है, जिसको हमने VL नाम दे दिया है, उसका मान L di/dt होता है। ये आपको पता है को रहना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब अपने बात करें तात्क्षणिक धारा की, तो अपने पास पहला पॉइंट होगा तात्क्षणिक धारा की गणना। क्या करोगे? आरोपित वोल्टता V नोट साइन ओमेगा टी, उत्पन्न वोल्टता L di/dt। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि जितनी आरोपित वोल्टता है उतनी ही उत्पन्न वोल्टता होगी, यानी कि वोल्टता संरक्षण नियम प्रभावी होगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से मान क्या बन जाएगा? VL बराबर क्या आएगा? V, यानी कि इस VL के बराबर ये V होना है, दोनों मान बराबर होने हैं। तो VL का मान कितना है? L di/dt बराबर V का मान क्या है? V नोट साइन ओमेगा टी है। ओके, ज्ञात क्या करना है? I का मान, ये I हमें ज्ञात करना है। तो क्या करोगे? L को दूसरी ओर पहुंचा दो, dt सामने गुणा में पहुंचा देना, तो केवल di बराबर क्या बचेगा? di बराबर बच्चों बचेगा VL अपॉन में L, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी, और जो भाग में dt था वो इधर आ गया। di से आपको I ज्ञात करना है, तो di से I कैसे ज्ञात करोगे? ये अपना di है, di से I ज्ञात करेंगे, दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो di को इंटीग्रेट किया, I आ गया। सामने वाली राशि को आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो V/L बच्चों एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन ओमेगा टी dt का होगा। ठीक है जी। साइन का इंटीग्रेशन होता क्या है? साइन का इंटीग्रेशन होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी V नोट/L, साइन का होता है बच्चों माइनस का कोस ओमेगा टी बटे में कितना आ जाता है? ओमेगा आ जाता है। ओके, माइनस को बाहर ले लिया, ओमेगा को भी बाहर ले लिया, तो I बराबर क्या बचेगा? माइनस V नोट L ओमेगा इज साथ में क्या आ जाता है यहाँ पे? कोस ओमेगा टी। ये I का मान अपने पास निकल के आया। लेकिन I जो तात्क्षणिक धारा होती है वो ज्यावक्रीय फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि I का जो समीकरण है बच्चों वो इस रूप में आना चाहिए, I नोट साइन ओमेगा टी। इससे पहले जो भी वैल्यू है, साइन या कोस से पहले की जो भी वैल्यू है वो तो I में कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी I नोट में। इसको तो आप I नोट मान लोगे, लेकिन कोस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में, क्योंकि जो तात्क्षणिक धारा होती है वो साइन की फॉर्म में होती है, ज्यावक्रीय फॉर्म में होती है। तो कोस के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। थीटा का मान यहाँ पे ओमेगा टी है, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी। तो कोस ओमेगा टी के स्थान पे आप क्या लिख पाओगे? साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख पाओगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? I इज इक्वल माइनस का V नोट बट्टे L ओमेगा, और यहाँ ये हो जाएगा साइन π/2, 90 बोले तो π/2 माइनस ओमेगा टी। और ये भी ध्यान रखना, साइन के ठीक बाद में ओमेगा टी आना चाहिए, ओमेगा टी के बाद में प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। इस माइनस को आप अंदर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? I बराबर बनेगा V नोट L ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया प्लस में,
और माइनस में कौन आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। और ये जो आपको V0/L ओमेगा नज़र आ रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, I0 लिख सकते हो। तो I का समीकरण क्या बना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये समीकरण नंबर 1 आपके लिए तात्क्षणिक धारा का मान हो गया। जहां हमने क्या किया, I0 हमने किसके स्थान पे लिखा है, I0 बच्चों हमने लिखा है जहां I0 बराबर लिखा है हमने V0/L ओमेगा के स्थान पे। ओके, तो I0 हमने किसके स्थान पे लिखा, V0/L ओमेगा। इसकी आप जरा तुलना करके देखना ओम के नियम से, ये हो गया। तो यहाँ पे I के स्थान पे I, V के स्थान पे V, R के स्थान पे क्या नजर आ रहा है, L ओमेगा नजर आ रहा है। तो मतलब ये हो गया कि इस प्रकार की कंडीशन में शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध जो होगा उसका मान L ओमेगा होगा। कब, शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होगा, L ओमेगा होगा। प्रतिरोध अपने क्या कहते हैं, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को कहते हैं। तो यूं कह सकते हो प्रेरकत्व के कारण, किसी कारण, प्रेरकत्व के कारण जो धारा के मार्ग में बाधा आएगी वो कितनी आएगी, L ओमेगा आएगी। और जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा होता है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। जिस प्रकार से प्रतिरोधक यदि परिपथ में लगा होता है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोधक के कारण जो बाधा आती है वो प्रतिरोध कहलाती है। उसी प्रकार से प्रेरकत्व के कारण जो बाधा आती है वो प्रेरणिक प्रतिघात कहलाती है। और इसको बच्चों XL से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो प्रतिबाधा जो आपको R नजर आ रहा है ना, ये प्रतिरोध L ओमेगा, यही आपका प्रेरणिक प्रतिघात है। यानी कि XL का मान क्या है, L ओमेगा है। ओमेगा यहाँ पे आवर्ती जिसको आप 2πf कह सकते हो, ये कोणीय आवर्ती है ओमेगा, जिसको आप 2πf जरूरत पड़ने पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर 2 है, वो प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला बनेगा। तो प्रेरणिक प्रतिघात किसे कहोगे, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरकत्व के कारण यानी कि कुंडली के कारण धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसका मान XL बराबर क्या होता है, L ओमेगा होता है। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्टेप समझ में आया है अपने। अब अपने तात्क्षणिक धारा के बाद में क्या ज्ञात करते हैं, तात्क्षणिक धारा के बाद में बच्चों अपने कलांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तीसरा पॉइंट अपने पास हुआ कलांतर। दूसरा हो गया प्रेरणिक प्रतिघात। कलांतर कैसे ज्ञात करोगे, कलांतर के लिए तो आपको V और I के तात्क्षणिक मानों के लिए कला कोण देखने होंगे। तो V के लिए कला कोण कितना है, ओमेगा टी है। I का मान ये रहा, I के लिए कला कोण कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2 है। ये पूरा ब्रैकेट है वो कला कोण है। तो आप क्या देखोगे कि वोल्टा का कला कोण कितना है, ओमेगा टी है। धारा का कला कोण कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो बच्चों कुल कलांतर कितना बन जाएगा, दोनों की कलाओं का अंतर कर दो, V वाले में से I वाले को घटा दो तो ओमेगा टी, इसमें से घटाएंगे तो माइनस ओमेगा टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/2, बात कैंसिल, मान कितना आ जाएगा पी/2, यानी कि कलांतर कितना आएगा 0। तो शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में कलांतर 0 आता है। प्रतिरोध वाले में बच्चों मान कितना आया था, प्रतिरोध वाले π/2 आता है कलांतर, और प्रतिरोध वाले में मान कितना आया, प्रतिरोध वाले में कलांतर आया था 0, प्रेरकत्व वाले में कलांतर कितना निकल के आया, π/2 निकल के आया है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। हमने 3 बातें देख ली हैं, तात्क्षणिक धारा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर L ओमेगा, और कलांतर जो कि π/2 निकल के आया। अब अपने फेजर आरेख और ज्यावक्रीय आरेख को समझते हैं। तो बच्चों अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 4, फेजर आरेख। कैसे खींचोगे, फेजर आरेख के लिए आपके पास तात्क्षणिक वोल्ट था V0 sin ओमेगा टी है, तात्क्षणिक धारा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 है। फेजर आरेख खींच देंगे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आप उस रेखा को रिप्रेजेंट कर डालो जिसके लिए कला कोण ओमेगा टी हो, यानी कि सबसे पहले आप V को रिप्रेजेंट कर दो। इस प्रकार से आपने V को रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे आ गया शिखर वोल्ट था V0, और ये एंगल कितना बनेगा, कितना कला कोण है, ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब आप क्या करोगे, धारा के लिए आप
कला कोण रिप्रेजेंट करो, फेजर आरेख बनाना है। तो धारा के लिए कला कोण है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मतलब सबसे पहले आप ओमेगा टी कोण बनाओ, उस ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे की ओर आओ। तो ये ओमेगा टी बना, इससे ठीक 90 डिग्री पीछे की ओर। देखो पहले आप ओमेगा टी तक जाओगे ना तो यहाँ इस रेखा तक आ गए, इससे 90 डिग्री पीछे आना है, नीचे की ओर आना है। तो यहाँ पे कौन होगा, ये आई बनेगा, और ये जो पूरा एंगल दोनों रेखाओं के बीच में, इन दो के बीच में एंगल नजर आ रहा है वो कितने डिग्री बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। यानी कि दोनों के बीच में कलांतर है वो कितना आने वाला है, पाई बाई 2 आने वाला है। ये बच्चों सिंपल फेजर आरेख बन गया। अब बात कर लेते हैं अपने 5वें पॉइंट की, ज्यावक्रीय आरेख की। ज्यावक्रीय आरेख, ज्यावक्रीय आरेख के लिए आप क्या करोगे, आपके पास तात्क्षणिक वोल्टता है V नोट साइन ओमेगा टी, तात्क्षणिक धारा है I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसको थोड़ा सा ज़रा गौर से समझना कि V का ग्राफ तो वेरी सिंपल है, V में तो क्या है, सिंपल हमें साइन वेव नज़र आ रही है, जैसा कि कल हमने सीखा था उसी प्रकार से यहाँ पे आप अधिकतम वोल्टता V नोट ले लोगे, यहाँ पे विपरीत दिशा में ऋणात्मक अधिकतम वोल्टता ले लोगे, टाइम 0 ले लिया, T/4 ले लिया, T/2, 3T/4 एंड T। तो ये ग्राफ आप सिंपली बना पाओगे। ग्राफ देखना चाहते हो तो लास्ट वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना, ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ बच्चों किस प्रकार से बनेगा, इसका ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ये सिंपल ग्राफ होगा किसके लिए, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि जो साइन वेव का ग्राफ बनता है ठीक उसी की बात ये ग्राफ हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि एक सिंपल साइन वेव है। थोड़ी सी परेशानी हमें आई वाले में आ सकती है, यहाँ पे क्या बनेगा उसको अपने देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इधर समय t हो गया, यहाँ पे अधिकतम धारा I नोट प्लस में, यहाँ अधिकतम धारा विपरीत दिशा में माइनस का I नोट, ये हो गया 0, ये T/4 समय हो गया, ये T/2 समय हो गया, ये 3T/4 हो गया और ये T हो गया। करना क्या है देखते हैं क्या होगा। अपने पास धारा की समीकरण ये है, I बराबर I नोट साइन ओमेगा का मान बच्चों कितना होता है, 2π/T होता है, कैपिटल T, ओके, इनटू T स्मॉल t है ना, इसके बहुत सारे मान पुट करने, पहले 0 फिर T/4 T/2 ये और माइनस π/2। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है और माइनस π/2 है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे t की कितनी, 0 यदि वैल्यू पुट करते हो, कितनी वैल्यू पुट करते हो, 0। यदि आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे ये पूरा पद 0 हो गया, साइन बचेगा माइनस का π/2, कितना बचेगा, माइनस का π/2 बचेगा। तो कंडीशन ये आएगी I नोट, यहाँ पे माइनस आएगा साइन π/2, साइन 90 हो गया, 90 का मान 1 होता है, इसका मान तो 1 बन गया, तो I का मान कितना बनेगा, माइनस का I नोट, यानी कि 0 वाले समय पे माइनस का I नोट हमें ये पॉइंट प्राप्त होगा। कौन सा पॉइंट प्राप्त होगा, ये पॉइंट हमें प्राप्त होगा। ठीक है जी, अगली बार क्या करेंगे, t के स्थान पे T/4 देखेंगे कि T/4 वाला समय हमें कहाँ आरेख प्राप्त होता है, t से t कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, π/2 हो गया, π/2 बचेगा, इसका मान माइनस में π/2 हो रहा है, तो 90 माइनस 90 साइन 0 हो गया। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो हमें I का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ ये पॉइंट प्राप्त होगा 0 वाले केस में। अगली बार क्या करोगे, जो स्मॉल t है उसके स्थान पे वैल्यू पुट कर दोगे T/2। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या करोगे, T/2 वैल्यू पुट कर दोगे, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होता है, जो भी मान होगा, लेकिन यहाँ पे साइन 180 आया, उसमें से 90 हमें माइनस भी करना है, साइन 90 बचेगा, साइन 90 1 होता है और 1 है, तो यहाँ पे I नोट पहले से ही है, तो I का मान हमें I नोट मिलेगा, यानी कि धनात्मक दिशा में मान मिलेगा। इस प्रकार से है, I नोट के संगत आपको धनात्मक दिशा में मान मिलेगा। इसी प्रकार बच्चों t के स्थान पे आप क्या करोगे, 3T/4 वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको वापस I नोट, I का मान 0 मिलेगा। अगली बार इस कैपिटल स्मॉल t के स्थान पे आप ये कैपिटल T पुट करोगे तो माइनस I नोट आपको मान मिलेगा, यानी कि ये आपको पॉइंट मिल गए। इन पॉइंटों को आप आपस में मिला दीजिए इस प्रकार से,
ये तो ये जो आपको आरेख मिलता है बच्चों वो I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के लिए मिलता है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको माइनस पाई बाई 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब I का जो ग्राफ है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा। माइनस का मतलब ही ये होगा कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा। यदि यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 होता ना तो मान आपका वो प्लस से स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्लस में जीरो होता, जैसे कि वोल्टा वाले में क्या है प्लस में जीरो है तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो एक थोड़ा सा हिंट हो सकता है, यहाँ पे प्लस में जीरो था तो जीरो से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे प्लस होता तो ये प्लस से स्टार्ट हो जाता। इस प्रकार से आप इसका ज्यावक्रीय आरेख है वो तैयार कर सकते हो। तो बच्चों ये तो अपने पास रामायण थी शुद्ध परिरक्तव्य के लिए। कल अपने इसी परिरक्तव्य के लिए क्या समझेंगे, परिरक्तव्य जो होगा वो चुंबकित और विचुंबकित होगा, तो चुंबकन और विचुंबकन के बारे में अपने इसका अध्ययन करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।